So, dear students, let's start the new chapter, superposition of waves. एक्चुअली इस चैप्टर में आपको वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव मिलेगा. आई रिपीट, superposition of waves actually contains wave motion and stationary wave. Contains wave motion and stationary wave. Now, सबसे पहले what is wave motion? Wave motion के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी. उसकी दो कंडीशंस है, उसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. The medium must possess elasticity and inertia. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वेव मोशन के लिए. अगर मैंने बोला कि कोई भी वेव्स चल रहा है, ऑब्वियसली व्हेन आई से वेव चल रहा है मतलब आई मीन मैकेनिकल वेव. वैसे तो आपके पास दो प्रोग्रेसिव वेव है, एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा है मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव्स, और वो ऐसा वेव्स है कि जो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं. आई होप यू गॉट इट. सो एक चीज क्लियर हो गया. अच्छा, अभी हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी मैकेनिकल वेव ओनली. इसका मतलब वी रिक्वायर मीडियम. मीडियम कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी इलास्टिक एंड इनर्शिया. What do you mean by elastic medium? सबसे इंपॉर्टेंट, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने पानी देखा, एक लकड़ी लो और पानी को जोर से सरफेस पे मारो तो क्या होगा? वाटर विल स्प्लैश, पानी उड़ेगा. लेकिन आफ्टर फ्यू मोमेंट्स यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. वो अपना वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है, and therefore water possesses elasticity. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा मीडियम है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है? तो आप ले लो रेत, सैंड, रेत का ढेर ले लो. अभी सैंड पे आप एक लकड़ी लो और उसको 4-5 बार मारो, सैंड यहाँ बिखर जाएगा. एंड वेट फॉर 5 मिनट्स. आप 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, क्या अपने आप रेत वापस आके उस जगह वैसा ढेर बन जाएगा क्या? वैसा कोन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा. इसका मतलब ये हुआ कि सैंड इज नॉट इलास्टिक. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो पहला आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया, द मीडियम मस्ट possess इलास्टिसिटी. दूसरी बात, इट मस्ट possess इनर्शिया. वैसे एक तो इनर्शिया होता है एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक वो इनर्शिया होता है. लेकिन यहाँ पे द वर्ड इनर्शिया मीनिंग हल्का सा अलग है. उसमें ऐसा हुआ, अगर आपने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, आप एक पत्थर लो और पत्थर को आप पानी पे गिरो, जहाँ पे पत्थर गिरेगा वो वाला पार्ट सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, उसके मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे. जैसे ही मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे दे विल ऑसिलेट. उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. एवरीवेयर रिमेंबर, whenever I say the medium is disturbed, तो every particle will perform oscillatory motion. अब आपने देखा रहेगा कि जब वो एक पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है तो उसके बाजू वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा. तो इसने अपने बाजू वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो जैसे वो पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे दे विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. दे विल डिस्टर्ब अनदर पार्टिकल, उसके आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, वो वाले भी परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. मेरा कहना मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ है, सबसे पहले द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. आई होप यू गॉट इट. सो इन दिस वे द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. तो इसमें क्या होता है कि जो पहला पार्टिकल था उसने एनर्जी लिया, and then energy was, it was given to neighboring molecule, then again to neighboring molecule. So this absorption of energy and the transfer of energy to the neighboring molecule is called as inertia. I hope you got it. पक्का समझा आपको? तो एक बात याद रखिए, for a particle, for a wave
to move in medium, the medium must possess elasticity and inertia. Must possess elasticity and inertia. ये दो बातें आपको याद रखना है। कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर, वेव्स के अंदर, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ, the medium in which the wave travels must possess elasticity and inertia. Agree? अब चलते हैं आगे। What do you mean by wave motion? ये देखो आपको पहले wave motion है। ये wave motion मतलब क्या होता है? वापस एग्जाम्पल लेते हैं। पानी है, आपने एक पत्थर लिया और उसको डिस्टर्ब किया। जैसे आपने पत्थर फेंका, पत्थर के पास में जब आपने उसको फेंका ना, उसमें उस समय जब आप फेंक रहे थे, जब आप होल्ड कर रहे थे, उस समय उसके पास में एनर्जी, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे आपने उसको रिलीज किया, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए वो मूव कर रहा है। एंड मूविंग बॉडी possess काइनेटिक एनर्जी। जैसे वो पार्टिकल पानी के सरफेस पे गया, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी डिस्टर्ब्ड, और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा? These molecule will oscillate, और जब वो ऑसिलेट करेंगे तो नेबरिंग पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे और नेबरिंग पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। इन दिस वे एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले व्हाट्स अ वेव मोशन? इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, मतलब ये ऐसा डिस्टर्बेंस है कि वो ऑसिलेट भी करता है और अपने नेबरिंग पार्टिकल को डिस्टर्ब भी करता रहेगा। सो इट्स एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। आपको मैंने एग्जांपल दिया था पानी का, तो पानी में डिस्टर्ब हुआ, आपने देखा कि पानी में छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, और उस सर्कल कीप ऑन एनलार्जिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। आपने देखा रहेगा। सो आई मीन टू से इट्स एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। यहाँ पे मीडियम कौन है? पानी। व्हिच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंज इन फॉर्म। उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो आपने पानी को, जैसे पानी को यहाँ से डिस्टर्ब किया, तो ये उसका मेन पोजीशन था, यहाँ पे डिस्टर्ब किया। जैसे ही पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले पानी जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा। रीजन क्या है कि वाटर कैन नॉट बी कॉम्प्रेस। पानी कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, इसके लिए मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं जा सकते क्योंकि उसके पास में जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले मान लो वो मॉलिक्यूल था, वो ऊपर जाएगा, तो मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। अभी देयर इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अप टू व्हिच द वाटर कैन गो, मतलब एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जहां तक पानी है वो ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने छोटा सा पत्थर फेंका और पानी 2 किलोमीटर ऊपर चला गया, नहीं जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो हार्डली 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो देयर इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अप टू व्हिच द पार्टिकल गो, एंड दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसका नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। ए मतलब एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। आई होप यू गॉट इट। तो सबसे पहले जैसे ही पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाने के बाद में वापस पार्टिकल मीन पे आएगा। देखो नंबर 1 ऊपर गया, नंबर 2 वापस मीन पे आया, पार्टिकल वही है तो मीन पे आया। इसके बाद में पार्टिकल फिर नीचे जाएगा, एंड पार्टिकल विल गो एक्सट्रीम डाउन, अगेन एम्पलीट्यूड तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके बाद में वापस पार्टिकल विल गो टू द मीन पोजीशन, वापस वो मीन पोजीशन पे आएगा। इन दिस प्रोसेस the particle has completed one oscillation. The particle has completed one oscillation. I hope you got it. So वापस देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल ऊपर गया और वो भूल गया और ऊपर चलता रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। There will be a fixed form, there will be a fixed form, मतलब पार्टिकल मीन से ऊपर जाएगा, फिर वापस मीन, फिर नीचे, फिर वापस मीन। In this way, the particle keep on oscillating about the mean position, about the mean position. I hope you got it. इसको बोलते हैं form of the particle. It always particle maintain the fixed form. Wave motion के अंदर form एकदम fixed रहता है. So once again definition क्या था? It's an oscillatory disturbance which travels through the medium from one place to another without change in form and without net transfer of मैटर जो है वो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होते हैं। कैसे एग्जांपल देंगे आप? एक देखो पुराने जमाने के अंदर मेडिसिन की बोतल के ऊपर वुडन कॉर्क होता था, ये ना वुडन कॉर्क देखा आपने? अभी जैसे वो ढक्कन रहता है प्लास्टिक रबर का और उसको सील करते हैं, पहले वुडन कॉर्क, कभी आप देखा गया वुडन कॉर्क रहता था, पहले
मेडिसिन की बोतल्स के ऊपर अभी भी रहता है, कभी देखा आपने? अभी कोई लोग बोलेंगे सर शैंपेन के ऊपर, देखा आपने शैंपेन की बोतल के ऊपर? नहीं देखने का, शैंपेन की बोतल को नहीं देखने का, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपने वो वुडन कॉर्क देखा रहेगा। अब वो वुडन कॉर्क इज वेरी लाइट, आप क्या करो, उस कॉर्क को आप पानी के सरफेस पे रखो और उसको आप डिस्टर्ब करो। तो जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे ना, देन द कॉर्क विल ऑसिलेट अप एंड डाउन, विल ऑसिलेट up and down at the same place. It will not go from one place to other place. This clearly means that matter do not go from one place to other place. Only the energy can transfer, only wave can transfer, only disturbance can transfer, but not the particle, not the matter. I hope you got it. ये था आपका wave motion. Wave motion is defined as an oscillatory disturbance which travels through the medium from one place to another without change in form and without net transfer of matter. Without net transfer of matter. I hope it's clear. पक्का वाला, आगे चलते हैं. What do you mean by mechanical wave? A wave which require material medium for its propagation is called as mechanical wave. जिस वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव. फॉर एग्जांपल साउंड वेव. अभी जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये साउंड वेव है और इसके लिए हवा की जरूरत पड़ेगी. अगर बीच में आपके और मेरे बीच में वैक्यूम रहेगा तो आपको आवाज भी नहीं आएगी मेरी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है. सो साउंड is a mechanical wave which require material medium, which requires material medium. I hope you got it. और जिनको material medium नहीं लगता है हम उसको बोलते हैं electromagnetic wave. क्या बोलेंगे? electromagnetic wave. Is that clear? Okay. इसमें हम लोग मैकेनिकल वेव भी पढ़ेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. अभी what do you mean by मैकेनिकल वेव के दो पार्ट हैं. एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव और दूसरे का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव? अ वेव इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. सपोज फॉर एग्जांपल ये मीडियम है तो वेव तो ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल से ऊपर नीचे ट्रैवल करेगा. तो यहाँ पे देखिए ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो वेव एक्चुअली इस तरफ जा रहा है लेकिन पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऊपर नीचे. देखो ये पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. इन दिस वे पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन एंड वेव किधर जा रहा है? along the medium. So इसके अंदर particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called as transverse wave. देखो ये जो पार्टिकल से जा रहा है और वेव से जा रहा है दोनों बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. एंड therefore this is called as transverse. Transverse का मतलब ये होता है 90 डिग्री. I hope you got it. A wave in which particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave is called as transverse wave. I hope you got it. Now, what do you mean by longitudinal wave? A wave in which particles of medium vibrate in a direction parallel to direction of propagation of wave. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और पार्टिकल पे ट्रेवल करेगा. एक बार सेम डायरेक्शन में, एक बार उल्टा, सेम डायरेक्शन उल्टा. इन दिस वे द पार्टिकल विल परफॉर्म इन डायरेक्शन और पार्टिकल विल वाइब्रेट इन डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल. मतलब या तो पार्टिकल सामने जाएगा या फिर वापस आएगा. तो ऐसा परपेंडिकुलर नहीं होगा, सेम पैरेलल होगा. उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव. अ वेव इन व्हिच particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave is called as longitudinal wave. Called as longitudinal wave. I hope you got it. Sound wave is a longitudinal wave. Sound wave is a longitudinal wave. I hope you got it. Koई doubt? Okay. याद रखना कि transverse wave can travel through solids only, while longitudinal waves can travel through solids, liquids, and gases. Can travel through solids, liquids, and gases. I hope you got it. पक्का? कोई doubt? Now see this. अब चलते हैं आगे. What are the few terms used in wave motion? The terms used in wave motion. Number one. What do you mean by amplitude? The maximum displacement of the particle from mean position. The maximum displacement of the particle. आपको मैंने कहा था ना कि जब आप वेव को डिस्टर्ब करेंगे तो पार्टिकल विल गो अप.
maybe 2 centimeter, maybe 3 centimeter, maybe 4 centimeter, but it will go up. तो जितना वो maximum कितना जाएगा उसको बोलेंगे amplitude. So what's amplitude? Maximum displacement of the particle from mean position is called as amplitude. Called as amplitude. I hope you got it. Now, what is time period? एक particle, look at this part again. एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे था. जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा और वापस मीन पे आएगा, तो इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन. इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन एंड देयरफॉर इस पूरे एक ऑसिलेशन खत्म करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. और we say time period. The time taken by the particle to complete one oscillation is called as period of oscillation. I hope you got it. Next, what do you mean by frequency? Frequency मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में आप कितनी बार वाइब्रेट किया. फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टिकल लिया और मैंने बोला ये जैसे फिंगर है, एक सेकंड में 1 2 3 4 5 ऐसा, तो एक सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस performed by the particle in 1 second is called as frequency. Called as frequency. Number of oscillations performed by the particle in unit time, बोले तो 1 second, is called as frequency of oscillation. What do you mean by wavelength? जब particle disturb करेगा, then the wave will travel in the medium. तो जब एक oscillation पूरा होता है, जब एक ऑसिलेशन पूरा होगा तो वेव कितना ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ. सो व्हाट्स द वेवलेंथ? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. मतलब पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ एक पार्टिकल का नाम है O है, बराबर. तो जब ये O पार्टिकल एक ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर नीचे गया, फिर मीन पे आया, जब वो एक ऑसिलेशन पूरा करेगा ना तो वेव विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वेव आगे जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली वेव मोशन में दो मोशन होता है, एक होता है पार्टिकल मोशन, एक होता है वेव मोशन. तो पार्टिकल मोशन से ऊपर जाएगा ऐसे और वेव ऐसे चलता रहेगा, तो दोनों साथ में होता है. जैसे ये ऊपर गया ये चलता रहेगा साथ. आर यू गेटिंग मी? मतलब एवरी वेव जा रहा मतलब क्या हुआ? डिस्टर्बेंस जा रहा है. बराबर. ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ. सो डिस्टर्बेंस कीप ऑन मूविंग, मतलब वेव कीप ऑन मूविंग, मतलब एनर्जी कीप ऑन मूविंग. आई होप यू गॉट इट. और ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करेगा. ये डिस्टर्ब हुआ, ये भी ऑसिलेट करेगा. ये डिस्टर्ब हुआ, ये भी ऑसिलेट करेगा. सो एवरी पार्टिकल विल ऑसिलेट. आपको समझा? तो जब ये पार्टिकल O it completes one oscillation, तब तक the distance traveled by the wave is called as wavelength. Like this one, can you see? जब ये पार्टिकल ऐसा गया तो ये चलता रहा आगे, फिर जैसे खत्म हुआ ये यहाँ तक पहुंचा. सो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको बोलेंगे वेवलेंथ. क्या बोलेंगे? वेवलेंथ. सो व्हाट्स अ वेवलेंथ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन. ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन. आई होप यू गॉट इट. एक और डेफिनेशन बता देते हैं. अच्छा, ये जो पार्टिकल है वो क्रस्ट पर है, इसको बोलेंगे क्रस्ट, इसको बोलेंगे ट्रफ, इसको बोलेंगे क्रस्ट. तो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोलेंगे वेवलेंथ. मतलब क्या हुआ? क्रस्ट एंड क्रस्ट मतलब दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, मतलब ये भी ऊपर ये भी ऊपर, इसलिए इसको बोलेंगे सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. अच्छा, ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है, तो दे आर आल्सो इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ होगा. सो व्हाट्स अ वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन the two successive particles which are in the same state of vibration. जब दोनों क्रस्ट पर रहेंगे या दोनों ट्रफ रहेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेवलेंथ. So what's a wavelength? The distance between two successive particles which are in same state of vibration is called as wavelength. I hope you got it. What's a wave velocity? Velocity का फॉर्मूला क्या होता है? Distance upon time. So distance traveled by the wave in unit time is called as wave velocity. The distance traveled by the wave in unit time is called as wave velocity. I hope you got it. So formula क्या है velocity का? V is equal to f lambda. V is equal to f lambda. I hope you got it. कोई डाउट आपको? याद रखना, ये आपका ट्रांसवर्स वेव है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है. Transverse wave travels in the form of crest and trough, and the longitudinal wave travels in the form of compressions and rarefaction.
Is that clear? What's a compression? Compression is the region where particles are close to each other, and rarefaction is the region where particles are away from each other. I hope you got it. Put out pakka. Now see please. What do you mean by progressive wave? A wave which travels continuously in the forward direction. A wave which travels continuously in the forward direction is called as progressive wave. Called as progressive wave. A wave which travels continuously in the forward direction is called as progressive wave. I hope you got it. So जैसे जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमेशा आगे चलता रहेगा. Images waves on the surface of water है वो भी आगे चलता रहेगा. So जो वेव आगे चलता रहेगा उसको बोलेंगे progressive wave. Is that clear? Now see the properties of progressive wave one by one. Number 1. In progressive wave, the particle perform simple harmonic motion. हम डिस्कस किया था हम लोग लास्ट टाइम. It perform simple harmonic motion. It performs simple harmonic motion. I hope you got it. A wave in which every particle will perform simple harmonic motion. Clear हुआ? Number 2. हर एक पार्टिकल का every particle will have the same amplitude, time period and frequency. मतलब एक पार्टिकल है अगर वो 4 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो नेक्स्ट वाला पार्टिकल वो भी 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा. मतलब हर एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिक्स है. कितना? 4 सेंटीमीटर. वैसे अंदर की बात ये है कि अगर जनरली ऑल द फिनोमेना है वो डैम्प्ड है. डैम्प्ड मतलब क्या हुआ? उसमें एनर्जी लॉस होता है. ऑब्वियसली पहली बार जब आपने देखा ऑसिलेशन होता है सिंपल पेंडुलम का तो वो बहुत दूर जाएगा, फिर आपने स्लो कम होता है. सेम थिंग वेव में वैसे होता है. लेकिन हम लोग आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं. क्या कंसिडर कर रहे हैं? आइडियल केस. उसमें मतलब क्या होता है कि आप ये मान लीजिए कि एनर्जी लॉस होता ही नहीं है. जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो कहने मतलब हुआ कि एवरी पार्टिकल विल move the same maximum displacement. Maximum displacement is called as amplitude. I hope you got it. Now, so same amplitude, time period and frequency तीनों सेम होगा उस पार्टिकल का. तीसरा, जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा कि पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ और एक ऑसिलेशन पूरा किया तो फेज चेंजेस बाय 2 पाई. Is that clear? तो अच्छा उसके बाद वो वेव आगे जाएगा तो फिर ये डिस्टर्ब हुआ तो इसका फेज इससे अलग है क्योंकि ये पहले डिस्टर्ब हो गया. ये पहले डिस्टर्ब हुआ इसलिए इसका फेज ज्यादा. ये बाद में डिस्टर्ब हुआ उसलिए उसका फेज कम. इसका मतलब हर एक पार्टिकल का द फेज कीप ऑन चेंजिंग. तो रिमेंबर ये बात याद रखना कि when the particle is disturbed, wave will travel. Then wave जो हर एक पार्टिकल का जो फेज है वो पहले वाले से कम रहेगा. I hope you got it. I repeat क्योंकि अच्छा सिंपल है. अगर सपोज फॉर एग्जांपल आज अ चाइल्ड वाज बोर्न टुडे, एक बच्चा आज पैदा हुआ तो आज सपोज इट इज लॉकडाउन का पीरियड चालू है एंड देन इज ऑलमोस्ट आज क्या है सपोज से 5th में है. तो जो भी है जो मान लो जैसे टाइम किया हुआ तो कहने मतलब ये हुआ कि सपोज आपने आज जो 5th में है तो 5th मई के अंदर एक चाइल्ड बोर्न हुआ और दूसरा चाइल्ड बोर्न हुआ 6th मई को. इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला चाइल्ड उससे 24 घंटे बड़ा है कि नहीं है. तो कहना मतलब ये हुआ कि जो पहले डिस्टर्ब हुआ उसका फेज 2 पाई बढ़ गया. उसके बाद हर एक पार्टिकल का फेज उससे कम रहेगा. आई होप यू गॉट इट. पक्का? सो फेज ऑफ एवरी पार्टिकल कीप ऑन चेंजिंग. कोई डाउट? नेक्स्ट, एवरी पार्टिकल जब वो ऊपर जाएगा जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद में हल्का सा रुकता है बट मोमेंटरीली इट गेट्स रेस्ट. आपको समझा? इट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली. उसके बाद वापस आगे जाएगा और जब वो मेन पोजीशन पे आएगा तो स्पीड इज मैक्सिमम. आर यू गेटिंग मी? हमने डिस्कस किया था ऑसिलेशन में भी. जब ऑसिलेशन देखा कि जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है वहां जाने के बाद वो रुक जाता है और जब वो मेन पोजीशन पे आता है तो उसका स्पीड मैक्सिमम रहता है. So what I say, when this particle performs the oscillating motion, उस समय भी क्या होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद में पार्टिकल हल्का सा रुकेगा फिर वो मीन पे आएगा, स्पीड विल बी मैक्सिमम. So it comes to rest momentarily at extreme position. जबकि at mean position its velocity is maximum. At mean position its velocity is
मैक्सिमम। आई होप यू गॉट इट नाउ। उसके बाद में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट मैटर, ये हमने डिस्कस किया था वेव मोशन में कि ड्यूरिंग द वेव मोशन द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू other, but only the wave is traveling, only the energy is traveling, only the disturbance is traveling. I hope you got it. Then velocity of wave depends upon the medium, depends upon the medium. I hope you got it. जैसे for example आपका medium air है तो उसका स्पीड क्या रहेगा 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो आपने वाटर ले लिया तो वाटर में स्पीड भी ऑलमोस्ट 1500 मीटर पर सेकेंड। कितना? 1500 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड्स में बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट? नेक्स्ट, there are two types of mechanical wave, transverse wave and the longitudinal wave. Then transverse wave consists of crust and trough. The convex part is called as crust and the concave part is called as trough. Similarly, longitudinal wave consists of compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression is the region where particles are close to each other. Rarefaction is the region where particles are away from each other. I hope you got it. Then transverse wave can travel through solids only, जबकि longitudinal wave can travel through solids, liquid and gases. I hope you got it. कोई डाउट? पक्का? Now see please. Equations of simple harmonic progressive wave. Equations of simple harmonic progressive wave. Let's consider a particle moving up and down or traveling along the medium. अभी जैसे for example ये O is called as mean position. O is called as mean position. O mean position है और पार्टिकल कीप ऑन मूविंग अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन ट्रेवल करता रहेगा। सो कंसिडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये पार्टिकल विल मूव अलोंग द वाई एक्सिस जबकि वेव विल ट्रेवल अलोंग द एक्स एक्सिस। हमें याद रखना है और एवरी पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पार्टिकल विल परफॉर्म मोशन अलोंग द वाई एक्सिस जबकि wave will travel along the x-axis. Since they are mutually perpendicular, so angle between them is 90. It is called as transverse wave. Particle ऐसे जाएगा, wave ऐसे जाएगा। अभी कैसा हुआ? जैसे डिस्टर्ब हुआ ये चलता रहेगा। जैसे एक ऑसिलेशन पूरा हुआ wave यहाँ पे जाएगा, 2 घंटे होगा wave यहाँ से यहाँ तक जाएगा। In this way, the wave keep on traveling in forward direction. Agree? O is called as mean position. O is called as mean position. Particle perform simple harmonic motion. अच्छा, एक important thing, जब particle perform simple harmonic motion, then is always expressed in terms of a sin theta. In terms of a sin theta. Is that clear? दूसरी बात, अब उसको मैंने क्या बोला कि a sin theta हो गया, लेकिन what is angular velocity? Omega is nothing but what? Theta upon t. Omega nothing but what? Theta upon t. So theta क्या था आपका? Will be omega t. तो हमने क्या किया? इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो थीटा का मतलब क्या हो गया? ओमेगा टी। बिकॉज व्हाट्स ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट्स ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, हमने साइन एंड कॉस क्यों दिया? वेरी सिंपल, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो थीटा विल बी 0, साइन 0 0, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आपको समझा? अच्छा, व्हेन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे तो ओमेगा टी विल बी 90, तो साइन 90 इज 1 into a, तो 0 के बाद में a, मतलब उसके बाद वापस जब पाई आएगा तो अगेन 0, तो 0a 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 0 minus a. In this way the particle will perform simple harmonic motion. इसके लिए आपके पास केवल 2 चीजें, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। जब साइन रहेगा तो समझ लेने का पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, और जब कॉस रहेगा मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बात आपको याद रखना है कि ऑलवेज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है हमेशा they are expressed in terms of either sine or cosine, either sine or cosine. I hope you got it. तो देखो ये इक्वेशन वापस सब्स्टिट्यूट करता है। पहले मैंने साइन 0 लिया तो साइन 0
0 0 into a 0 मतलब पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। फिर वापस देखिए, अगर मैंने 90 ले लिया, sin 90 1 into a तो पार्टिकल a ऊपर चला गया, आपको समझा? तो 0a, फिर वापस sin पाई 0 तो वापस मीन पे आएगा। इन दिस वे दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट? एकदम पक्का? नाउ से प्लीज अब आगे चलते हैं। याद हमको डिस्कस किया था कि यहां से सपोज एक पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू लैम्डा, व्हाट वी कॉल वेवलेंथ। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अच्छा, व्हेन द वेवलेंथ हुआ तो इसका फेज विल बी 2 पाई। ये बात याद रखना, हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। आप ऐसे करो ना कि जब एक कोई पार्टिकल है परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये पार्टिकल जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो रेडियन में कितना हो जाएगा 2 पाई। तो जैसे ये आपका 360 हुआ और ये 2 पाई हुआ, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लो मेरे पास में एक सर्कल है, ये सर्कल है, उसको मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे एंगल देखो, ये जब एंगल यहाँ पे जाएगा एंगल इज 360। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 पार्ट में कट कर देता हूँ, क्योंकि आपका ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि आपका नीचे वाला पार्ट। कैन सी, ये नीचे वाला पार्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये यहाँ पे चला गया। अब ऊपर वाला पार्ट देखो 180 प्लस 180 हो गया 360, मतलब 2 पाई, ये मतलब 2 पाई, एंड दिस एंगल इज लैम्डा, दिस एंगल इज लैम्डा। आई होप यू गॉट इट। आपको समझा? तो एक बात आप याद रखना, ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, during one oscillation phase changes by 2 pi. During wave motion, during one oscillation phase changes by 2 pi, and during circular motion for full one circular motion angle made by 360 बोले तो 2 pi। तीनों एक जैसे ही। आपको ये बात समझ आएगा? ये सर्कुलर मोशन था, 2 पाई था। जैसे इसको मैंने मान लो कार्डबोर्ड का था, मैंने कट कर दिया, तो ये हो गया आपका अपर पार्ट, ये हो गया आपका लोअर पार्ट, and therefore this will be 2 pi. So remember, when the path difference is lambda, ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कम से कम आपको 10 चैप्टर के अंदर ये स्टेटमेंट आएगा। कौन सा? When the path difference is lambda, phase difference is 2 pi. Path difference is lambda, phase difference is 2 pi. Path difference is lambda, phase difference is 2 pi. अच्छा, path difference is lambda by 2, तो phase difference pi. Path difference lambda by 4, phase difference pi by 2। ये बात आपको याद रखना है। Is that clear? आगे चलें। ये जब वेव एक ऑसिलेशन पूरा किया तो वेव कहां पे आया? P पे आ गया। जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा किया तो वेव कहां पे आ गया? P। और फेज कितना चेंज हुआ? 2 पाई। मैंने कहा था आपको कि when the particle complete an oscillation phase changes by 2 pi. Is that clear? इसका मतलब ये पॉइंट O और पॉइंट P के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई। कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई। आई होप यू गॉट इट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें फेज डिफरेंस 2 पाई है, लेकिन किसका फेज ज्यादा है? O का कि P का? दोनों में डिफरेंस 2 पाई का है, दोनों में फर्क कितने का? 2 पाई का। तो बड़ा कौन हुआ? O बड़ा कि P बड़ा है? O बड़ा है कि P बड़ा है? लेट्स डिस्कस। मैंने आपसे पहले भी एग्जांपल दिया था। यहां पे सपोज अ चाइल्ड वाज बोर्न ऑन 5th May 2020। A child was born on 5th May 2020. Another child was born on 5th May 2021. दोनों में 1 साल का फर्क है कि नहीं है? दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, इसका मतलब वो एक दिन मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इवन दो दे आर हैविंग द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन दिस चाइल्ड हैज ऑलरेडी एंजॉयड द 365 days and nights। मतलब ये बच्चा इससे 1 साल बड़ा है। आपको समझा? इसके बाद में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब इससे छोटे होंगे। ये 1 साल छोटा है, आगे 2 साल होगा, 3 साल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फेज सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे पहले पैदा हुआ, ये सबसे पहले डिस्टर्ब हुआ, तो इसका फेज सबसे ज्यादा। तो इसका फेज इससे 2 पाई कम है, इसका फेज पॉइंट P से 2 पाई कम है। इज दैट क्लियर? याद है आपको? मतलब कहना मतलब ये हुआ कि आपका O का जो फेज देगा उससे बाकी जितना भी पार्टिकल सबका फेज उससे कम रहेगा। पॉइंट P उससे 2 पाई कम है। कितना कम है? 2 पाई। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ पॉइंट P विल बी, तो P का इक्वेशन क्या हुआ? A sin ओमेगा t माइनस 2 पाई। ओमेगा t क्या था?
पहले का फेज था, पॉइंट ओ पे इतना था, कितना था ओमेगा टी, और जबकि पॉइंट पी उससे 2 पाई कम है तो पी पे फेज कितना होगा, उसे 2 पाई कम कर लो, ओमेगा टी माइनस 2 पाई। आपको समझा? ओके, ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन था। नाउ कंसीडर अ पॉइंट Q at a distance x. Suppose phase difference is delta. Phase difference is delta. इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट Q का जो फेज है वो O से डेल्टा कम है, O से डेल्टा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इक्वेशन क्या होगा, A sin ओमेगा टी माइनस डेल्टा। आई होप यू गॉट इट, पक्का समझा आपको? अच्छा, अब ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा, ये डेल्टा डिपेंड करता है कि उसका कितना डिस्टेंस पर है वो। फॉर एग्जांपल अगर वो डिस्टेंस लैम्डा होता तो ये डेल्टा 2 पाई हो सकता था, अगर ये लैम्डा बाई 2 होता था तो ये डेल्टा पाई होता था, लेकिन इसको हमने कोई भी जनरल ले लिया, पॉइंट Q कहीं पे भी ले लिया, और उस पॉइंट का नाम है Q और उसका डिस्टेंस है x, तो फाइंड करो कि वहां पे फेज डिफरेंस कितना होगा। आपको समझा? तो व्हेन द पाथ डिफरेंस इज x, उस समय द फेज डिफरेंस डेल्टा है, क्योंकि इसका डेल्टा इससे कम है, इसलिए ओमेगा टी माइनस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। एग्री? अब ध्यान दीजिए, अब हमको डेल्टा का वैल्यू निकालना है। कैसे? वेरी सिंपल। When the path difference is lambda, phase difference is 2 pi. I repeat, when path difference is lambda, phase difference is 2 pi. तो when the path difference is x, phase difference कितना? नहीं समझे ना? मुझे मालूम था, कोई इश्यू नहीं है। वापस आई गिव एकदम स्टेप बाय स्टेप। 5 पेन का 50 रुपए, 5 पेन का 50 रुपए, तो एक पेन का कितना? 10 रुपए। कैसे? डिवाइड करो, 5 पेन का 50, तो एक पेन का 50 अपॉन 5, 50 अपॉन 5, 10 रुपए हो गया। तो 2 पेन का 10 इंटू 2 20। मतलब अगर आपको एक का पूछेंगे ना तो डिवाइड करने का, और उसके बाद में ज्यादा का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करने का। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट? पक्का? अब इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। When path difference is lambda, phase difference is 2 pi. I repeat, when path difference is lambda, phase difference is 2 pi. So when path difference is 1, अगर एक का पूछेगा तो डिवाइड करने का, तो when path difference is 1, phase difference is 2 pi by lambda. और जब ज्यादा का पूछेंगे तो फिर वापस मल्टीप्लाई करने का, तो when path difference is x, phase difference is 2 pi by lambda into x. आपको समझा? मैं आपको आपस में वापस वो एग्जाम्पल देता हूँ। 5 पेन का 50 रुपए, तो एक पेन का 50 अपॉन 5, एक पेन का 50 अपॉन 5, 10 रुपए। तो 2 पेन का 10 इंटू 2, आपको समझा? That's equal to 20. So remember, when path difference is lambda, phase difference is 2 pi. When path difference is 1, phase difference is 2 pi by lambda. When path difference is x, phase difference is 2 pi by lambda into x. तो when the path difference is x, the phase difference is delta, उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा। सो डेल्टा क्या होगा? 2 pi x अपॉन लैम्बडा। ये बात आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कम से कम 5 चैप्टर में आपको ये वर्ड आएगा, डेल्टा, फेज डिफरेंस डेल्टा। सो व्हाट द फॉर्मूला फॉर डेल्टा? 2 pi by lambda into x. What's delta? 2 pi by lambda into x. This 2 pi by lambda is called as propagation constant. 2 pi by lambda is called as propagation constant. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन याद रखना आपको 2 pi by lambda क्या होता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ये आपको डेल्टा का मिल गया वैल्यू। अब ये डेल्टा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो करो सब्स्टिट्यूट। तो y is equal to a sin omega t minus delta. What's delta? 2 pi x upon lambda. 2 pi x upon lambda. Is that clear? Okay. अभी ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। व्हाट्स ओमेगा? 2 पाई बाई कैपिटल टी। 2 पाई बाई कैपिटल टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। आई होप यू गॉट इट। अब आप 2 पाई ले लो कॉमन, तो इसमें से आपने 2 पाई कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? t अपॉन कैपिटल टी माइनस x अपॉन लैम्बडा। से इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ये 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। याद है आपको?
1/t फ्रीक्वेंसी f, तो ये 1/t क्या होता है f, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. सो y इज इक्वल टू a sin 2 pi ft minus x by lambda, ft minus x by lambda. I hope you got it. अभी नेक्स्ट पार्ट, अभी v इक्वल f लैम्डा, v इक्वल f लैम्डा, तो f इज इक्वल v बाय लैम्डा. तो जहां वो f था ना यहाँ पे, उसी से क्या लिखेंगे v बाय लैम्डा. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल a sin 2 pi f मतलब v बाय लैम्डा इंटू t माइनस x बाय लैम्डा. देखो अब यहाँ पे अभी 1 बाय लैम्डा दोनों में कॉमन है, तो 1 बाय लैम्डा ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या बचा a sin 2 pi बाय लैम्डा, आपने 1 बाय लैम्डा कॉमन ले लिया, ऊपर बचा vt माइनस x, vt माइनस x. आई होप गॉट इट. तो आप ये 4 इक्वेशन आपको याद रखनी है, बिकॉज आई रिपीट, मैंने क्या बोला, चाहे वो CT हो, JEE हो या नीट हो, एक चीज आपको याद रखना है, अगर ये चारों फॉर्मूले आपको याद है तो आपको एग्जाम के अंदर सम्स सॉल्व करने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगी एंड यू विल टेक लेस टाइम. लेकिन अगर आप ये डिराइव करने बैठेंगे, आप क्या बोलेंगे, मैं तो एकदम स्किल्ड आदमी हूँ, मैं आई कैन डिराइव, उस डिराइव के चक्कर के अंदर एग्जाम के अंदर आपका पेपर कंप्लीट होता नहीं है. और उसी वजह से फिजिक्स में सब लोग रोते हैं कि बहुत मार्क्स का मिलेगा. क्यों बोला, आता मेरे को सब था लेकिन टाइम नहीं मिला. टाइम कम क्यों नहीं मिला या टाइम कम क्यों मिला, रीजन ये था कि आपको जब सॉल्व करना था उसमें आपने सोच के सॉल्व किया, और जब सोचेंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगता है. अदरवाइज पहले से प्रिपेयर करके जाओ कि ये मुझे 4 इक्वेशन आती है, then it will take less time and you can solve more and more sums and you will be able to complete your papers in time. So वापस देखो ये 4 इक्वेशन क्या था, y is equal to a sin omega t minus 2 pi x upon lambda, a sin 2 pi क्या था आपका, a sin omega t minus 2 pi x upon lambda. दूसरा इक्वेशन y is equal to a sin 2 pi t upon capital T minus x upon lambda. वापस बोलो, y is equal to a sin, देखते रहो आप भी, y equal to a sin 2 pi t upon capital T minus x upon lambda. तीसरा y is equal to a sin 2 pi ft minus x by lambda, ft minus x by lambda. और लास्ट वाला y equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x. वापस बोलो, y is equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x. ये आपको चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, और साथ में वो भी फेज डिफरेंस 2 pi x upon lambda, फेज डिफरेंस 2 pi x upon lambda, फेज डिफरेंस 2 pi x upon lambda. ये था आपका इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट इट. पक्का.